दिवाली पे भी बहुत सारे लोग बर्न हो जाते हैं, या फिर तेजाब के थ्रू बहुत सारे लोग बर्न हो जाते हैं। तेजाब का ये प्रॉब्लम है कि बिकॉज वो स्किन के साथ चिपक के अंदर जाके डीप तक जाके बर्न कर देते हैं, तो फेस में जब डालते हैं लोगों को नाक खत्म हो जाता है, आंखें वगैरह भी खत्म हो जाता है, तो अंधा भी हो जाता है। सर, हेयर ट्रांसप्लांट गंजे से गंजे इंसान का भी हो सकता है? जैसे कि कैंसर से क्या होता है कि कईयों के बूब्स चले जाते हैं क्योंकि कैंसर के कारण उनको निकालना पड़ता है, क्या वो भी आप शेप में दे सकते हो? और इन सब से सेफ क्या है? बॉटक्स ज़्यादा अच्छे हैं, फिलर ज़्यादा अच्छे हैं, सर्जरी ज़्यादा अच्छी है, तो फोटोफेशियल से? बिकॉज वो स्क्रीन से भी रेडिएशन होती है, जिसकी वजह से बिकॉज सनलाइट नहीं है, लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है, स्क्रीन से सामने बैठे रहते हैं, तो वो ब्लेमिशेस बढ़ती है। ये तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। मुझे लगता है ये तो ऑडियंस को बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि स्क्रीन टाइम से आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन तक हो सकती है। आपके जीवन में सबसे लंबी सर्जरी कौन सी रही? जो हम हाथ को या ये टेंडन्स वगैरह जोड़ा है, उसके अलावा जो कैंसर रिकंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से जैसे पेशेंट्स का जबाड़े वगैरह निकाल दिया या वो वाला अंग निकाल दिया, तो हम पैर से हड्डी के साथ वो सारा निकाल के वो भी हम जोड़ते हैं। ये कम से कम 8 घंटे लगते हैं ये सर्जरी। तो बेसिकली अगर मैं आप अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँ कि प्लास्टिक सर्जन को सिर्फ एक बॉलीवुड के लिए या हॉलीवुड के लिए या बॉलीवुड के लिए ना माना जाए, इनका काम और भी बड़ा है ना? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट पे शालू का एक नया एपिसोड। जैसे कि आप सब जानते हो, हम बनाते हैं आपको आपकी लाइफ का मास्टर और देते हैं ढेर सारी जानकारी, मिलाते हैं डॉक्टर से, आईएएस से, आईपीएस से, लॉयर से, एस्ट्रोलॉजर से, और देते हैं वो आपको आपके जीवन को सही और नई दिशा। तो आज मैं जिनको मिलाने जा रही हूँ वो हैं डॉक्टर एपी प्रभु, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन हैं। बॉलीवुड के कारण प्लास्टिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो सब जानते हैं, पर उनकी प्लास्टिक सर्जरी के अलावा वो हमारे टो से लेके हमारे हेयर तक क्या क्या काम कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। नमस्कार डॉक्टर प्रभु। नमस्कार। सर, पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप अपनी इतनी सारे बिजी टाइम में से आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। हमें भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए, ताकि हम नॉलेज बांट सकते हैं लोगों को कि क्या क्या हम करते हैं और क्या लोगों को हेल्प कर सकते हैं। हम बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, है ना? तो बॉलीवुड स्टार्स से हमें पता चलता रहता है कि प्लास्टिक सर्जरी इसने, इस एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या उस एक्ट्रेस ने करवाई है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में ना पता हो। और सबको लगता है कि प्लास्टिक सर्जन का मतलब है एक ऐसा सर्जन जो आपके चेहरे को अच्छी शेप दे देता है। पहले तो मुझे इसके बारे में जानना है। प्लास्टिक सर्जरी जो है एक स्पेशलिटी ऑफ सर्जिकल फील्ड जिसमें बहुत कुछ करते हैं। जैसे इसका एक हिस्सा है एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी, जो आप पॉपुलरली सुनते होंगे, हॉलीवुड वगैरह कराते हैं जो भी है। सेकंड है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जो पेशेंट्स को कैंसर की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से कोई अंग अलग हो जाती है या मिस होती है, तो वो हम दोबारा बनाते हैं। वो भी प्लास्टिक सर्जन का ही काम है? हाँ जी। तीसरा है बर्न सर्जरी, जो बर्न्स लोग सडनली बर्न एक्सीडेंट की वजह से स्किन जल जाते हैं, जख्म बनते हैं, उनको भी हम हील करते हैं। फिर हम उनको बॉडी को जितना बेस्ट पॉसिबल रिकंस्ट्रक्ट करके नॉर्मल शेप में ले आते हैं। सॉरी सर, जब बर्न की बात आती है तो हमारे इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक ऐसी है कि लड़कियों के ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है। क्या वो भी बर्न केसेस में ही आते हैं? वो पेशेंट्स भी हमारे पास ही आते हैं, हम लोग भी मैनेज करते हैं। तेजाब का ये प्रॉब्लम है कि बिकॉज वो स्किन के साथ चिपक के अंदर जाके डीप तक जाके बर्न कर देते हैं, तो फेस में जब डालते हैं लोगों को नाक खत्म हो जाता है, आंखें वगैरह भी खत्म हो जाता है, तो अंधा भी हो जाता है। तो बट फिर भी उनको कॉन्फिडेंस जो फेस बना के एक थोड़ा सा शेप देने से वो लोग काफ़ी लाइफ सोसाइटी में वापस आके रिहैबिलिटेट होते हैं। अगर मैं आपकी जॉब के बारे में अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँ कि आप सिर्फ ब्यूटी नहीं देते हो,
आप किसी भी अंग को दोबारा जोड़ सकते हो, या फिर आप जो बर्न केसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि दिवाली पे भी बहुत सारे लोग बर्न हो जाते हैं, या फिर तेजाब के थ्रू बहुत सारे लोग बर्न हो जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे भी आप हेल्पफुल हो। हाँ, जैसे जैसे आप बोल रहे थे कि अंग जोड़ने वाला, जैसे कोई तलवार से किसी का हाथ कट गया हाँ। या मशीन से कोई किसी का उंगलियां कट गया या जैम हो जाता है, वो सारे पेशेंट्स इमरजेंसी में आके तुरंत हमने वो जब वो कटा हुआ पार्ट को, अंग को ले आते हैं, तो हम इसको जोड़ते हैं। ओके। वो सक्सेसफुल हो जाता है काफ़ी टाइम, बट वो चोट के ऊपर है कि किस तरह से उनको चोट पहुंचा लग गया। चोट। सर जैसे हम आपने अभी बताया, तो मैं जानना चाहूँगी क्या आपके पास कभी कोई ऐसा केस, जो जैसे कि हमें पता है कि आपको 18 साल का एक्सपीरियंस है ना आपका, तो 18 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस आया है जिसमें बॉडी पार्ट कट गया हो तो आपने जोड़ा हो और वो बड़े अच्छे से अब अपनी लाइफ जी रहा हो? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे अंगूठे हैं वो कटा हुआ, वो हमने जोड़ा हुआ है। ओके। उंगलियों को टिप्स, जैसे बच्चे को खेलते वक्त दरवाजे के अंदर उंगलियां आ जाते हैं, वो ओ। क्रश हो जाते हैं, वो सारे जोड़ते हैं, वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके। शुरू में काफ़ी हैंड इंजरीज या जो इंडस्ट्रियल हैंड इंजरीज बहुत आते थे। आजकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इम्प्रूव होने की वजह से इंजरीज कम होने लगे, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हाथ या पूरा बाजू काट के भी लोग ले आते हैं। ओ। हमने कोशिश तो किया है, बट वो इनका इंजरी इतना ज़्यादा था कि वो बाजू नहीं बच पाया। ओ। सो हम देखते रहते हैं, करते रहते हैं समय के साथ, एंड सक्सेस भी आ जाता है। ओह! आपने जैसे कि बताया कि उँगलियाँ तक भी कट जाती हैं तो लोगों की, वो आप हेल्पफुल हो जाते हो। तो बेसिकली अगर मैं अब अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँ कि प्लास्टिक सर्जन को सिर्फ़ एक बॉलीवुड के लिए या हॉलीवुड के लिए या बॉलीवुड के लिए ना माना जाए, इनका काम और भी बड़ा है ना? हाँ, ये भी है। एक और हिस्सा जो प्लास्टिक सर्जरी का है, जो बच्चे पैदा होने से उनका जैसे होंठ में अंग नहीं है, होंठ ओह! कटा हुआ है, या इसको क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं, वो भी हम लोग करते हैं। ओके। और कोई बच्चों को और भी कोई जैसे नसें वगैरह नहीं चलते हैं, बाजू नहीं चलते, ओके। इसको हम ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी बोलते हैं, वो भी हम लोग रिपेयर करते हैं। तो नसों का भी काम हम करते हैं। तो नसों का जैसे आपने बोला, पर सर उसमें प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से आई? मैम, प्लास्टिक सर्जन मतलब हम एक बारीकी या नाजुक सर्जन हैं। ओके। शरीर में कोई भी अंग में बारीकी का काम आती है तो वो प्लास्टिक सर्जन वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसी की वजह से हमारे रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं। बाकी ओके। सर्जरी तो कोई भी कर सकते हैं, ओके। बट प्लास्टिक सर्जन उसका अप्रोच अलग होता है, ये सॉफ्ट ओह! फाइन टच, जिसकी ओके। वजह से रिकवरी रिहैबिलिटेशन इज फास्टर। ओह! बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी जानकारी। तो हम अब हेड से लेके टो तक की सारी बात करेंगे। पहली बात आती है हेड, है ना? जिस पे आप हेयर इम्प्लांट कर सकते हो। हेयर इम्प्लांट की ज़रूरत ज़्यादातर इंडिया में लड़कों को पड़ती है। तो कितने केसेज़ आते हैं और कितने सक्सेसफुल होते हैं? पहले तो मैं हेयर जान। इम्प्लांट या हेयर हाँ। ट्रांसप्लांटेशन जो है, इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी सक्सेसफुल सर्जिकल प्रोसीजर। ओह! बिकॉज लड़कों को जब हम करते हैं एकदम उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। आजकल लोगों में ज़्यादातर हेयर के ऊपर बहुत जोर है, या कॉन्शियस और अवेयरनेस ज़्यादा हो गया। दूसरा जो लेटेस्ट ट्रेंड जो हो रही है, सर्जिकल के अलावा लोग नॉन सर्जिकल भी जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। जैसे ओके। हम पहले पीआरपी थेरेपी, जो से आपको ब्लड लेके, या वैम्पायर थेरेपी बोलते हैं, ब्लड लेके प्योरीफाई करके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम इंजेक्ट करते हैं, ताकि ओके। बाल का जो जड़ है वो मजबूत होके गिर ना जाए। ओके। आजकल उसका एक लेवल जाके स्टेम सेल थेरेपी हम एडवांस करके, या ग्रोथ फैक्टर्स डाल के हम वो इंजेक्शंस या डर्मा रोलर से करते हैं। ये एक ओके। नॉन सर्जिकल टेक्निक है। उससे भी हेयर ग्रोथ होती है उससे? ग्रोथ होती है। दिस ओह! इज बेनिफिशियल लेडीज को भी और जेंट्स के भी। ओके। तो हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ ये भी चलता रहता है, तो ओके। लोगों को ये भी फायदा करते सर हैं। जब आपने वम्पायर फेशियल की बात की, तो मैंने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देखी थी बॉलीवुड वाइफ्स के नाम से, है ना? तो वो फेस पे भी वम्पायर फेशियल करवाती हैं, हाँ, है ना? ये भी वही सिस्टम है? ये सेम सिस्टम है। उससे बिकॉज क्या बेनिफिट होते हैं सर? जो हमारा बॉडी में प्लेटलेट्स जो प्रोड्यूस होता है, उसमें से फैक्टर्स होती है, ग्रोथ फैक्टर्स एंड ओके। सारा रिजुवनेटिंग फैक्टर्स। जब उसको हम
5 गुना या 10 गुना कॉन्सेंट्रेट करके एक सिरिंज में लेके जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्किन के नीचे जब आप जाके इंजेक्ट करते हैं वो स्किन को स्टिमुलेट करके यंग कोलेजन बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो व्रिंकल्स या फाइन लाइंस वगैरह ख़त्म हो जाती है. सो पीपल ट्राई टू गो फॉर दिस फ्लॉलेस लुक और यंगर लुक. ओह वाओ! तो जैसे कि हमने वैम्पायर फेशियल के बारे में बात की, है ना? क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं? सेफ तो है क्योंकि वो आपका ही ब्लड ओके, आपका ही प्योरीफाई करके हम आपको ही वापस दे रहे हैं. ओके, बट बिकॉज वो एक नीडल के द्वारा आपका इंजेक्ट करते हैं, वो टेक्निक शुड बी वेरी सेफ एंड स्टेराइल ओके, ताकि इन्फेक्शंस वगैरह ना हो. ओह! बाकी कोई भी प्रोसीजर्स में छोटा मोटा साइड इफेक्ट्स हो सकती है बट नॉट इन सेफ हैंड्स. ओके। सर जब वैम्पायर फेशियल की बात कर रहे हैं अभी हम, तो वैम्पायर फेशियल में क्या कॉस्ट रहती है? मैम इट कैन रेंज फ्रॉम 15,000 to 25,000 पर सेशन. ओके, बाकी समटाइम्स हम छोटा एरिया है तो 10,000 से भी कम हो जाती है. ओके। जैसे आपने बताया, तो जो जैसे वैम्पायर फेशियल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी यहाँ कि वैम्पायर फेशियल कब तक रहता है? मतलब उसका जो असर है कब तक रहता है? बिकॉज ये आपका ही प्रोडक्ट है and आपका स्किन के अंदर डालते हैं, इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग अनलाइक ओके, फिलर्स. ओके, सो इसमें आपको वंस इन 2 months, वंस इन 3 months रिपीट करना पड़ता है. एंड मल्टीपल इंजेक्शन लगाने की वजह से आपको स्किन में वो नीडल मार्क्स लिटिल पेन वगैरह होते हैं. ओके, तो पीपल डिले करके करा लेते हैं वंस इन ओके, 6 months और वंस अ ईयर. ओके। सर अब फिर दोबारा आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे। सर हेयर ट्रांसप्लांट गंजे से गंजे इंसान का भी हो सकता है? हो सकता है प्रोवाइडेड उनको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है. स्किन लाइक? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई भी अदर जैसे थायराइड का प्रॉब्लम वगैरह नहीं होना चाहिए. और उनका जो स्किन कंडीशन है या स्किन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज ये एक जड़ जो है, जो हम हेयर का जो ग्रोथ वाला स्टेम सेल्स एंड रूट्स जो लेते हैं, जहाँ पे हम इम्प्लांट करते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई और स्किन क्वालिटी अच्छा होगा तो वो बढ़िया सा ग्रो हो जाता है. ओके, समटाइम बढ़िया नहीं होगा तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं क्या? नहीं, क्लिनिकली हम देख लेते हैं बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट. हम सबको स्क्रीनिंग करके ब्लड टेस्ट वगैरह देखते हैं. यदि हमें लगता है कि इनमें नहीं हो सकता या स्किन क्वालिटी अच्छा नहीं है, हम उनको मना कर सकते हैं. बोलते हैं कि आप कोई और तरीके से, नॉन सर्जिकल तरीके से आप हेयर लगवा लो, बट सर्जरी में मत जाना. ओके। सर जैसे हमने हमने हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, तो जैसे एक बार हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो वो फुल लाइफ रहेगा कि उसके ऊपर ट्रीटमेंट्स चलते रहेंगे? देखिए पहले ही कोई कारण की वजह से इनके बाल जड़ रहे हैं, तो जो पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, ऐसे नहीं कि वो कम्प्लीटली फ्री होते हैं. ओके, वो केयर तो करना पड़ता है. ओके, मेडिकल थेरेपी या कुछ बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स करें ताकि जो हेयर रूट्स हैं वो तंदुरुस्त रहें और अच्छे से ग्रोथ का। ग्रोथ करें. सर जब हेयर ट्रांसप्लांट की बात आई तो आप बहुत अच्छा कॉच कर रहे हो, क्योंकि रीज़न है कि लोगों में कहीं ना कहीं गंजेपन की वजह से कॉन्फिडेंस चला जाता है ना? तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करता है. अब हम बात करते हैं फेस के ऊपर. सर नोज जॉब जो कि मैक्सिमम बॉलीवुड स्टार्स करवाते हैं, नोज जॉब होती क्या है? नोज जॉब मतलब यानी राइनोप्लास्टी जो करते हैं, ओके, इसमें नोज के हिस्से में, जैसे किसी को क्रुकेड नोज होता है या डिफॉर्म्ड नोज होता है, यानी नोज के ऊपर कोई हम्प होता है या डिविएशन होता है, वो सारा टेढ़ापन या हम्प्स को हम स्मूदन करके इसको शेप देते हैं, ताकि जब सुबह हम जब उठते हैं, जब हम शीशे में हमारे चेहरे को देखते हैं, पहले चीज़ हम एक नोट करते हैं तो हमारा नाक. नाक, तो जो बंदे को ऊपर या जो बंदे अपने नाक को देख के खुश नहीं है, वो हमेशा खुश नहीं हो सकते हैं. यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी हेल्प करता है कि आप राइनोप्लास्टिक करने के वजह से उनको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है एंड दे फील हैप्पी. तो जो जैसे आपने बताया कि नोज सर्जरी या नोज जॉब भी बोलते हैं कुछ लोग, तो उसमें काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है, छोटी सी होती है? ये पूरा बेहोश करके होता है. ओके, एक एक सर्जरी कम से कम 2 से 3 घंटे चलता है. ओके, अप्रोच ऑफ द सर्जरी या एंडोस्कोपिक या इंटरनल या क्लोज्ड नोज जॉब होता है, जिसमें स्कार्स नहीं होता है. ओके, दूसरा है ओपन राइनोप्लास्टी, जिसमें छोटे कट के द्वारा हम पूरा नाक को ओपन Shape. करके इसका कार्टिलेज, बोन्स सारे शेप दे के फिर हम क्लोज करते हैं.
जैसे कि हमने नोज सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको पहले से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इसको ये शेप देनी है? नहीं, अगेन क्लिनिकली हम पहले पेशेंट को देख के उनके चेहरे के लिए इनका नाक कैसे सूट करते हैं, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कि इनका कहाँ पे प्रॉब्लम है। वो पेशेंट को हम पूछते हैं कि ये आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं या नहीं। ओह। यदि वो पेशेंट, कोई लोग नाक काफ़ी टेढ़ा होगा बट वो खुश रहते हैं, तो हमें उनको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो कोई प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, हम उसको देखते हैं कि हम इसको करेक्ट कर पाएंगे या नहीं। ओके। करेक्ट करेंगे तो कितना रियलिस्टिकली करेक्ट करेंगे, बिकॉज आजकल क्या है, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा आने की वजह से लोग एक इमेज बना देते हैं अपने फेस को, फिर बोलते हैं मुझे ऐसे नाक चाहिए। ओके, वो पॉसिबल नहीं वो होता। पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज आपको बोनी स्ट्रक्चर की वजह से या आपको स्केलेटल जो भी फीचर्स की वजह से आपको वो नहीं बना सकते। सो हम बोलेंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये आपका नाक ऐसे बना के या इतना रियलिस्टिकली हम कर सकते हैं। बिकॉज जितना आप एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखेंगे उतना वो खुश होता है। अदरवाइज क्या है, सर्जरी के बाद बिगेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ राइनोप्लास्टी इज पीपल बीइंग नाखुश या अनहैप्पी, ओह। कि मेरे नाक, मैंने सोचा था सर्जरी से पहले ऐसे होगा, सर्जरी के बाद ऐसे ही है, तो वो खुश नहीं वो होते खुश हैं। नहीं होते। वो एक प्रॉब्लम है। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो सर। अब नोज़ के बाद आजकल आपने देखा होगा लिप्स सर्जरी या फिर लिप्स पे पाउटिंग करना, है ना? तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, मतलब बड़े लिप्स चाहिए सबको, बड़े लिप्स, है ना? तो वो क्या है? तो यहाँ पे दो तरीके से होते हैं, अगेन सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। कॉमनली हम जो प्रोसीजर करते हैं फिलर्स डाल के, नॉन सर्जिकली इसको हम प्लम्प अप करते हैं। ओके। इसको बीस टंग लिप बोलते हैं या डक शेप लिप। हाँ। सो इसमें वो पाउट अच्छा आ जाता है, वॉल्यूम अच्छा आ जाता है, तो लोगों को जैसे लगता है कि अच्छे से लिप्स इज प्लम्प्ड अप, विच लुक्स नाइस फॉर सेल्फीज एंड फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा। बट फिलर्स का प्रॉब्लम ये है कि अगेन इट इज़ टेम्पररी, 6 महीने 8 महीने 1 साल ही चलेगा, तो बार बार करना पड़ सकता है। दूसरा तरीके से हम क्या करते हैं, लाइपोसक्शन द्वारा ओके। फैट अपना लेके इसको प्योरीफाई करके फिर हम इंजेक्ट करते हैं। वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होती है। ओके, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग मीन्स? इट कैन लास्ट फॉर 2 years 3 years और परमानेंट ऑल्सो। ओके, ये भी अलग अलग तरह से हाँ होती हैं। जी। तो सर, क्या कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके होंठ बड़े होते हैं, वो छोटे करवाने आते हैं? हाँ, ज़रूर आते हैं। ओके। बिकॉज कोई लोगों को जैसे रेशियली हम देखते हैं, जैसे साउथ का लोगों के पास लिप्स थोड़ा सा बड़ा होता है, नॉर्थ साइड में लोग थोड़ा सा पतला लिप्स होते हैं। ओके। इनके कोई लोगों को अगर होंठ ज़्यादा होते हैं तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हम मुंह के अंदर जाके एक्स्ट्रा स्किन और मसल्स को काट के अंदर से टांके लगाते हैं, ताकि बाहर कोई निशान ना आए और वो होंठ का शेप में आ जाए। तो जैसे हमने लिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, लिप्स सर्जरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये डिफ़िकल्ट होती हैं? नहीं, कंपेयर टू राइनोप्लास्टी लिप जॉब इज मच मोर इजियर। 1 से 1.5 घंटे में ये सर्जरी हो जाती तो उसके बाद खाने पीने का कुछ परहेज रहता है? है। 10 दिन तो आपको थोड़ा सा लिक्विड डाइट और नॉन स्पाइसी डाइट वगैरह लेना पड़ता है। जैसे हीलिंग हो जाता है फिर आपको कोई ऑपरेशन नहीं रखना है। ऐसे जो प्लास्टिक सर्जरी करते हो आप, नोज की, चाहे चिक बोन की भी सर्जरीज हाँ होती जी, हैं? चीक बोन्स की उसके भी बारे में सर्जरी। बताइए सर तो पहले। चीक बोन्स को क्या है कि कोई लोगों का कॉन्टूर डिफॉर्मिटी, यानी शेप में कोई खड्डा होना या सैगिंग होना या कोई बोन्स में कुछ प्रॉब्लम होना, ये होता है। ओके। कोई लोगों को पैदाइश से ही वहाँ पे टिश्यू नहीं बनता है। तो ओके। जब भी सुंदरपा क्या है, सुंदरपा इज सिमेट्री। ओके। दोनों अंग या दोनों साइड एक तरफ दिखते हैं तो वो सिमेट्री इज ब्यूटी, यही हम मानते हैं। तो एसिमेट्री में हम क्या है कि जितना ये नॉर्मल साइड को इसको ले आते हैं, तो हम बोन के पास जाके, अगर बोन का डिफेक्ट है, अगेन लेटेस्ट एडवांसमेंट इसमें क्या है कि 3D प्रिंटिंग। ओके। तो हम एक सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन से वो बोन का डिफेक्ट आइडेंटिफाई करके वो जो इम्प्लांट वहाँ पे डालना होता है उसको हम 3D प्रिंटिंग, कस्टम मेड 3D प्रिंटिंग बना के उसके नीचे डाल के शेप में देते हैं, ताकि वो पहले ही हमने प्लानिंग में ये कमियां हैं, इसकी साइज का हमें डालना है, तो वो शेप में आ जाते हैं। सेकंड है एज की वजह से, बिकॉज आजकल लाइफ स्पैन बढ़ गया, लोगों को फेस में लाइंस या सैगिंग हो जाते हैं। ओके। तो ये नॉन सर्जिकली हम
थ्रेड लिफ्ट वगैरह करके इसको ओके। लिफ्ट कर सकते हैं, या फिलर से बहुत बढ़िया लिफ्ट कर सकते हैं। जिनको ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, फिर हम सर्जिकली फेस लिफ्ट या नेक लिफ्ट वो भी करते हैं। तो जो सर्जरी के लिए आप फेस लिफ्टिंग करते हो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है? लॉन्ग लास्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन सर्जिकल, वो 10 साल 5 साल चल सकते हैं। जैसे कि हमने नॉन सर्जिकल लिफ्टिंग के बारे में बात की, जहाँ तक मेरी नॉलेज है लिफ्टिंग का मतलब है कि रिंकल्स ख़त्म करना है ना चेहरे से। तो क्या फिर वो एज फैक्टर नहीं आता सामने? नहीं आता है, डिले हो जाता है। सो ओके। इवेंचुअली आपको आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक धीरे 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 कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है। मे बी लोग कोई ना कोई सालों के बाद, कुछ ना कुछ सालों के बाद वो कुछ ना कुछ करना बेटर होता है, बिकॉज मेंटेनेंस में सारा बढ़िया चलता है। ओके, बेसिकली ये नहीं है कि वन टाइम चीज़ कुछ नहीं है, आपको मेंटेनेंस करनी ही पड़ेगी ये अगर मेरा आपको। एडवाइस है लोगों को, बिकॉज लोग हमेशा सोचते हैं, ये पूछताछ भी करते हैं और चले जाते हैं कि नहीं एक मुझे परमानेंट चाहिए, नहीं एक एक ही बार करना चाहिए। मैं बोलूँगा नहीं, थोड़ा सा कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रख लीजिए, फिर कुछ ही सालों में यदि आपको ज़रूरत है, बिकॉज सालों के बाद आपका ज़रूरतें ख़त्म हो जाती है या वेरी हो जाती है, ज़रूरत है आप आके दोबारा कुछ ना कुछ कर लीजिए ताकि कर आपको वो कॉन्फिडेंस मेंटेन कॉन्फिडेंस। रहे। सर जब हम बात करते हैं पहले तो मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ यहाँ पे, जब हम फेस की बात कर रहे हैं, बुटक्स और फिलर्स आजकल सोशल मीडिया के कारण सबको पता है, पर फिर भी उसके बारे में सही जानकारी किसी को नहीं है। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि बुटक्स और फिलर्स में क्या क्या अंतर है? देखिए ना, बोटॉक्स यानी इट इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन, ओके। बॉtulinum टॉक्सिन जो है वो एक टॉक्सिन है जो आपको मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। तो ये जहाँ पे भी आपको मसल ओवर एक्टिविटी के कारण फ्राउन लाइंस, क्रोज फीट या माथे पे जो लाइंस आती हैं वो मसल का स्ट्रेस की वजह से या कोई हैबिट की वजह से आपको लाइंस बन रही है, तो बोटॉक्स जाके वो मसल्स को ओवर एक्टिविटी से रिलैक्स कर देता है, ताकि ओके। आप चाहेंगे तो भी आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो स्किन स्मूथ हो जाती है। स्मूथ हो दिस जाए। इज बोटॉक्स का काम। फिलर्स क्या है, बिकॉज हमारा सन डैमेज या फैट लॉस या स्किन थिनिंग की वजह से जहाँ पे खड्डा हो जाता है वहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड हम इंजेक्ट स्किन के नीचे बोन के ऊपर इंजेक्ट करने की वजह से वो काफ़ी 70 to 80 टाइम्स पानी खींच के हाइड्रेट होने के कारण वो प्लूमिंग इफेक्ट यानी फिलिंग इफेक्ट देती है। ओके। बट फिलर्स जो है दे लास्ट लॉन्ग, ओके। दे कैन लास्ट यू फॉर ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years एक ओके। बार आप करेंगे तो। वेल बोटॉक्स बिकॉज मस्कुलर एक्टिविटी 24 आवर्स चलता रहता है, इसका असर जल्दी खत्म हो जाती है। 3 महीने 6 महीने या 1 साल बाद आपको कराना पड़ता है। कराना पड़ता है। सर बुटक्स और फिलर्स का कॉस्ट भी अलग अलग रहता है? यस मैम, बोटॉक्स जो है आपको पर यूनिट 300 to 400 पर यूनिट लगता है। एंड तो कभी कभी एक ही पेशेंट में हम 50 यूनिट लगते हैं तो आपको 15 या 16 हज़ार का खर्चा पड़ सकता है या ओके। थोड़ा ज़्यादा। एंड फिलर्स जो है इट इज़ इन सिरिंज, 1 ml सिरिंज जो है 25 हज़ार के आसपास कॉस्ट होती है। तो ओके। 2 ml लग सकते हैं, कोई लोगों को 4 ml भी लग सकते हैं। ओके। तो अकॉर्डिंगली आपको 25 हज़ार से 1 लाख तक कॉस्ट। सर जैसे हमने बुटक्स और फिलर्स की बात की, क्या ये भी अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं? जैसे पैरास्टोमल है, क्रोसिन है, ऐसी टैबलेट्स होती हैं, क्या ये भी अलग अलग ब्रांड्स की होती हैं? बिल्कुल, जो बोटॉक्स है वही है ब्रांड नेम, जैसे ओके। नाइकी का जो बेस्ट प्रोडक्ट हम मानते हैं अलेगन कंपनी का है, ओके। तो उन्हीं का जो जुवेडर्म होता है वो हम वही यूज़ करते हैं। बाकी कोरियन चाइनीज़ कंपनीज का भी प्रोडक्ट्स आते ओके। हैं, दो वो क्लेम करते हैं कि इट इज़ एज गुड। हम मेरे उनके प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करता तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी कोई भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दे वांट द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट। सो दैट इज़ व्हाट, सो वी डोंट डू। तो सर जैसे बुटक्स और फिलर्स किए जाते हैं नीडल्स के थ्रू किए जाते हैं, इट्स पेनफुल? नो, इनका जो नीडल का साइज है वो बहुत ही बारीक है, जैसे हमारे इंसुलिन सिरिंज 31G बोलते हैं उतने बारीकी का नीडल है। सो इट्स हार्डली पेनफुल, बट एवरीथिंग कम्स एज अ कॉस्ट एंड नो पेन नो ब्यूटी। ये बात बिल्कुल सही बोली कि ब्यूटी चाहिए तो पेन थोड़ा सा थोड़ा तो सा सहना सहना पड़ेगा। तो इसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं फिलर्स और बुटक्स के? इन अ सेफ हैंड्स, देर आर नो प्रैक्टिकली नो साइड इफेक्ट्स, बट फिर भी आप बहुत कॉशियसली करते हैं। बोटॉक्स जो भी है अगर थोड़ा बहुत मिसमैच हो गया या मसल एक साइड ज़्यादा
कंट्रैक्ट होती है, एक साइड थोड़ा मिसमैच होती है, तो वो 3-4 महीने में अपने आप सही हो जाती है। ओके। फिलर्स स्पेशली हम आइस के नीचे लगाते हैं बिकॉज वहाँ स्किन बहुत पतले होते हैं, हमें केयरफुली रहना पड़ता है बिकॉज कई वेसल्स में चला गया तो वो ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। बट अगर वो ब्लू कलर या कोई लंपी बम्पी अपीयरेंस आती है तो फिलर्स को हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको ओके। डिसॉल्व भी कर सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड से। ओके। सो या हाइनीडेस बोलते हैं उसको, तो उसको हम डिसॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम नहीं आते हैं। ओके। जैसे कि हमने फिलर और बुटक्स के ऊपर बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ देखा है सर, आप तो प्लास्टिक सर्जन हो, है ना, 40s के डॉक्टर हो, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये तो हो गई सेफ हैंड, है ना। एक आजकल चल रहा है कि ब्यूटी पार्लर वाले भी बुटक्स और फिलर्स कर रहे हैं, और ब्यूटी पार्लर के अलावा कोई भी डॉक्टर इस चीज़ की ट्रेनिंग लेकर कर रहा है, क्या वो सेफ हो सकता है? मैम जितना लोग प्रमोट करके लोगों को बुलाते हैं तो पीपल मान जाते हैं। प्रॉब्लम नहीं आते जब वो लोग करते हैं, प्रॉब्लम तब आते तब कोई साइड इफेक्ट होके वो लोग हैंडल ना कर पाए। लाइक इवन इन ब्यूटी पार्लर्स ऑल्सो लोग वहाँ पे छोटे छोटा जगह में भी लोग प्रोसीजर्स कर लेते हैं, बट अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है साइड इफेक्ट्स हैंडल करने के लिए, फिर वो बाद में दिक्कत इश्यू आती बन जाती हैं। सर, जब हम बुटक्स और फिलर्स की बात करते हैं, क्या इसका एज फैक्टर भी रहता है कुछ? एज फैक्टर जनरली लोग थोड़ा सा जिन्होंने नोटिस कर दिया कि फेस में चेंजेस एजिंग साइंस आ गया, वो लोग करते हैं। ओके। बट कोई सीनियर लोग आते हैं जिनके ऊपर हम बोटॉक्स या फिलर्स लगाएंगे बिकॉज उनका स्किन इतना लूज हो चुके हैं, उसमें असर इतना नहीं आएगा। ओके। उतने खर्चे में आप सर्जरी कराएंगे तो वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा, तो हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि ओके। आपको ऊपर ये काम नहीं करेगा। तो अगर हम सर्जरी कराते हैं, उस सर्जरी को क्या कहते हैं? फेस लिफ्ट सर्जरी फेस लिफ्टिंग सर्जरी। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है? ज़्यादा इफेक्टिव। ओके। फेस लिफ्टिंग सर्जरी किस एज में करानी चाहिए, अगर करानी हो? जनरली हम 60-70 इस एज में उसके जाके? ऊपर ही हम सजेस्ट करते हैं बिकॉज उनके स्किन बहुत स्मूथ होते हैं या पतले होके व्रिंकल्स ज़्यादा डीप हो जाते हैं। ओके। बाकी यंगर एज में हम नॉन सर्जिकली एडवोकेट करते हैं, ट्रेंड भी वही है। काफ़ी लोग आके बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है और दे डोंट वांट लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो आके आधे घंटे पौने घंटे या 15-20 मिनट में प्रोसीजर करके वापस काम पे चले जाते हैं, तो नॉन सर्जिकल का ट्रेंड ज़्यादा है। जाता है। तो सर, जब हम प्लास्टिक सर्जन की बात कर रहे हैं इस टाइम, तो कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जन में इतनी शक्ति है कि वो कोई भी बॉडी पार्ट दोबारा लगा सकता है। जैसे कि कैंसर से क्या होता है कि कईयों के बुब्स चले जाते हैं, क्योंकि कैंसर के कारण उनको निकालना पड़ता है, क्या वो भी आप शेप में दे सकते हो? हाँ जी ज़रूर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोगों को कैंसर के बाद जो ट्रीटमेंट होने के वजह से कॉन्फिडेंस चले जाता है, जो शेप यानी दोबारा उनको ओरिजिनल सिमेट्रिकल शेप में ले आने के लिए हम बॉडी के दूसरे अंग साइड से फैट मसल स्किन लेके वहाँ पे छाती में डाल के इम्प्लांट डाल के उनको वो शेप देते हैं, ताकि एटलीस्ट पेशेंट को सिमेट्री होने की वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को फेस कर सकते हैं। सर, इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने तो आज तक बॉलीवुड में ही देखा है और सुना है कि बॉलीवुड में बहुत सारी स्टार्स हैं जो बुब्स जॉब करवाते हैं, जिनको अक्सर सोशल मीडिया पे बुब्स जॉब कहा जाता है। क्या बुब्स जॉब सेफ है? बिल्कुल सेफ है, ये बहुत ही कॉमन प्रोसीजर्स है, इवन आम बंदे कर सकते हैं। और ये भी है कोई बच्चे या लेडीज़ जिन पैदाइश में उनको एक साइड का ब्रेस्ट डेवलप नहीं होता है, उनके पास एक ही ब्रेस्ट होता है, तो हम दूसरे ब्रेस्ट भी ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से बनाते हैं। ओह। सो सेफ यानी वो 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर, स्टिचेस भी बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है, डिजॉल्वेबल है, और पेशेंट अगले 2-3 दिन से सारे काम भी कर सकते हैं। ओके, वो दिखता नहीं है? नहीं, ये दिखता नहीं है, निशान जो कट जो देते हैं वो ब्रेस्ट के नीचे होता है, ओके। तो कपड़े के अंदर या ब्रेस्ट के नीचे होने की वजह से वो पता नहीं चलता है। ओह वाह। सर, क्या कैंसर या फिर और बड़ी बीमारियों से और भी कोई सर्जरी होती है जो कि दोबारा डिवेल्प होता है बॉडी पार्ट? यानी आजकल जो करते हैं, जैसे कोई किसी को हाथ कट गया, जैसे आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट,
ओके। तो आजकल हैंड ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, ओह। जिसमें हम कोई डेड बॉडी से हैंड लेके भी हम शुरू कर दिया। ओह। इससे आगे लेवल जो अब्रॉड में हो रहा है वो फेस ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी और का फेस लेके भी वो डाल रहे हैं। तो इंडिया में हुआ ही? इंडिया में अभी तक फेस ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, बट एटलीस्ट हैंड ट्रांसप्लांट तो बहुत होता है, साउथ में बहुत हो रहा है। ओह। और यहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कभी ना कभी वो आते तो। सर जब एक चीज़ और मैंने अभी अभी अपने घर में ही फेस की है। तो मेरे किसी रिलेटिव को जख्म हुआ था। तो वो जख्म इतना ज़्यादा गहरा और बड़ा हो गया था कि उनके बॉडी पार्ट से स्किन निकाल के फिर उन उस पे जख्म को भरा गया। वो क्या होता है सर? वो भी प्लास्टिक सर्जन का हाँ ही जी, काम है? अगेन ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आते हैं। ओके। बिकॉज हम जो भी है, हम एक डॉक्टर हैं जिसका हमारा मेन मकसद है जख्म को भराना है या बॉडी को पेन फ्री कराना है। ओके। तो कोई भी जख्म जब नहीं भरते हैं, कोई भी तरीके से, पट्टियों से, कोई और तरीके से सारा कुछ ट्राई कर लिया, फिर हमें जिस जख्म में जो अंग या पार्ट्स नहीं है उसको हमें कहीं से लेके उसमें डालना है। ओके। प्लास्टिक सर्जरी ऐसे ही डेवलप हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो लोगों को बुलेट इंजरी की वजह से वो सारा जख्म होते हैं, अंग चले जाते, तो उसको हम बनाते बनाते हम इतना एडवांसमेंट में आ गया। तो स्किन ग्राफ्टिंग यानी आपका कोई भी पार्ट्स यानी ताई से या पट से हम स्किन लेके जख्म के ऊपर एक चादर की तरफ पतला सा बारीक सा चमड़ी डाल देते हैं, ओके। जिसकी वजह से वो पार्ट्स मिलने की वजह से जख्म जल्दी बढ़ जाता है। ओ, उसको बोलते हैं स्किन मतलब ग्राफ्टिंग स्किन ग्राफ्टिंग। तो वो किसी भी पार्ट में की जा सकती है किसी भी बात में। बेसिकली। अगर मैं आपके बारे में बोलूँ, आपकी जॉब बहुत बड़ी है, पर लोगों के दिमाग में सिर्फ इतना ही है कि आप ब्यूटी देते हो। इट्स नॉट ओनली फॉर ब्यूटी, इट्स फॉर ऑल। मुझे लगता है कि टो से लेके हेड तक वाकई ये बिल्कुल सही बात है हाँ जी, कि आपका काम है। वो भी है। हम हैंड सर्जरी भी करते हैं, लोगों को, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम हाँ। ये उंगलियां वगैरह फिंगर्स, हाँ भी जी। जोड़ते हैं। कोई लोगों को जैसे कोई शीशे के ऊपर गिर गया या कोई तलवार बाजी की वजह से वो हाथ पूरा नहीं कटा हुआ है, वो हाथ के अंदर जो नसें वगैरह कट गया, टेंडेंस वगैरह कट गया, वेसल्स वगैरह कट गया, वो सारा भी हम जोड़ते हैं। पर इट्स अ टफ जॉब ना, क्योंकि बेसल्स और सारी नसों को इक्वली जोड़ना, फिर वो हाथ काम कर पाता है क्या? बिल्कुल काम करते हैं। उन थोड़ा वीकनेस रहती है, बट एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी करके वो लोग नियर नॉर्मल नेचुरल में वापस आ जाते हैं। ओके। जॉब की कहने से टफ जॉब प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, तो इट्स अ लॉन्ग सर्जरी, यानी हम ओके। कम से कम 5 घंटे, 3 घंटे से लेकर 8-8 घंटे भी ऑपरेशन कंटिन्यूसली करते हैं, ओ। जिसकी वजह से ये सारा लंबा लंबा प्रोसीजर्स हो जाती है। तो आपके जीवन में सबसे लंबी सर्जरी कौन सी रही? मैम यही वाला जो हैंड वाला जो सर्जरीज है, जो हम हाथ को या ये टेंडेंस वगैरह जोड़ा है, उसके अलावा जो कैंसर रिकंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से जैसे पेशेंट्स का जबाड़े वगैरह निकाल दिया या वो वाला अंग निकाल दिया, तो हम पैर से हड्डी के साथ वो सारा निकाल के वो भी हम जोड़ते हैं। ये कम से कम 8 घंटे लगते हैं ये सर्जरीज का। 8 घंटे? मतलब आपको एक ही डॉक्टर को, मतलब जो भी डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, प्लास्टिक सर्जन, उसको 8 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रहना नहीं, पड़ता है? एक तरीके से ये इसलिए एवोल्यूशन हुआ है बिकॉज अभी हम टीम के साथ काम करते हैं। टीम के साथ क्या है, बिकॉज कैंसर सर्जन अलग हो गया, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन अलग हो गया, तो हर बंदे अपने काम करके चले जाते हैं। तो आपको एक टीम की वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ता है, रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आते हैं। सर जैसे कि आजकल मैंने फ़ोटो फेशियल सुने हैं, लेज़र फेशियल सुने हैं। वो ब्यूटी पार्लर से कितने अलग हैं और कितने डिफरेंट हैं? मैम ये लेज़र्स जो हैं बेसिकली ये लाइट बेस्ड थेरेपी है। ओके। तो लाइट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है वो आपको 2 लाख से लेके 25 लाख 40 लाख में भी मशीन है। जैसे ओह। हमारे कार्स होते हैं, ओके। मारुति भी एक कार बनाती है, मारुति 800, BMW भी कार बनाती है, बट आपको पता है कि इसमें बैठ के और इसके बैठे। तो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह जो मेरे नॉलेज पे हैं, यूजुअली वो लो एंड या लो फ्रीक्वेंसी मशीन ले लेते हैं, बिकॉज ओके। उसमें रिजल्ट आए या ना आए, एटलीस्ट साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ओके। जो हम लोग जो मेडिकल ग्रेड लेजर्स वगैरह यूज़ करते हैं उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, बिकॉज वी आर कमिटेड टू गिव बेटर रिजल्ट्स, ओके। एंड कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं दिस भी मशीन में, बिकॉज इट्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट।
सो वो स्लोली स्लोली हम रिकवर कर पाते हैं, बट एटलीस्ट पेशेंट्स गेट द बेनिफिट ऑफ द बेस्ट मशीन बिकॉज उसी एक्सपेक्टेशन के साथ हमारे पास आते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी सर, मैंने फ़ोटो फेशियल के बारे में काफ़ी सुना है। क्या होता है फ़ोटो फेशियल? पहले तो मुझे ये जानना है फोटो आपसे। फेशियल यानी एक लाइट आपके फेस में हम डालते हैं। वो जो लाइट है उसका वेवलेंथ 600 से लेके 1200 नैनोमीटर्स होते हैं, ओके। जो स्किन के नीचे वो लाइट जाके स्टिमुलेट करती है आपको ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल स्टिमुलेट होने के कारण आपको हीट अप होने के कारण कोलेजन स्टिमुलेट होती है। ओके। कोई भी शरीर या कोई भी पार्ट में अगर आपको कोलेजन स्टिमुलेट करते हैं वहाँ पे एंटी एजिंग इफेक्ट आती है। तो ओके। लेज़र भी वही काम करती है जो बोटॉक्स और फिलर्स का काम करते हैं। पर इन सब से सेफ क्या है? बॉटक्स ज़्यादा अच्छे हैं, फिलर्स ज़्यादा अच्छे हैं, सर्जरी ज़्यादा अच्छी है या फ़ोटो फेशियल ज़्यादा अच्छे हैं? मैं एक चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा, हर चीज़ को अपना अपना एडवांटेज एंड बेनिफिट्स हैं। और मुझे लगता है हर चीज़ अलग-अलग एज और अलग-अलग टाइम फैक्टर्स पे पे। आपको करना पड़ता है, लाइक फोटो फेशियल में एडवांटेज है, आपको ब्लेमिशेस को भी टैकल कर सकते हैं, ओके। अनवांटेड हेयर्स को भी टैकल कर सकते हैं, एंड ऑल्सो स्किन को रिजुवनेट कर सकते हैं। ओके। एंड लेज़र जो करते हैं हम अनवांटेड हेयर्स आजकल काफ़ी ट्रेंड में, आपने देखा होगा। इवन के बहुत सारी साइट्स हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आपके घर पर कोई डॉक्टर आएगा जो आपके अनवांटेड पूरी बॉडी से हेयर चले जाएंगे। क्या है ये सब कुछ? मैम घर पे कोई यूजुअली नहीं जाते हैं, बट जैसे बिकॉज ट्रेंडिंग क्लोथ्स एंड पीपल वांट टू वेयर वेरी नाइस फ्लैशी क्लोथ्स, तो जो पार्ट्स एक्सपोज्ड हैं उसमें हेयर्स वगैरह होता है, या उसको थ्रेडिंग और वैक्सिंग रिमूव होने की वजह से आपका बाल तोड़ या काफ़ी काफ़ी सारी निशान पड़ता प्रॉब्लम्स। है, तो लोगों को वो परमानेंट क्योर चाहिए। ओके। सो हम जो क्या है कि वो लेज़र द्वारा वो हेयर्स को 90% या 80% परमानेंट हेयर रिमूवल करते कर। हैं, बाकी 10% परमानेंट हेयर रिडक्शन की वजह से या आपको बाल पतले होते हैं, नाजुक होते हैं, दिखता नहीं है, या ग्रोथ स्लो हो जाते हैं। ओके। सो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट। ओह, क्या कॉस्ट रहती है सर इसकी? मैम पूरा बॉडी को ही करते हैं हेयर रिमूवल, जैसे लिप्स का करते हैं तो 2200 में शुरू होता है, ओके। चिन का अराउंड 3500, हर एरिया के ऊपर है, जैसे ओके। अंडर आर्म्स वगैरह भी वो 4 साढ़े 4 हज़ार का होता है ऐसे। ओके। बेसिकली हर एक पार्ट का अलग अलग कॉस्ट रहता है सर। एक चीज़ और जाननी थी यहाँ पे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को एक्सीडेंट्स के कारण, कुछ लोगों को कुछ बीमारियों के कारण स्कार्स हो जाते हैं। कुछ स्कार्स बहुत गंदे लगते हैं, क्या वो भी ठीक किए जा हाँ, सकते हैं? कोई स्कार्स हम सर्जरी से रिवाइज करना चाहेंगे, अगेन ग्राफ्टिंग के द्वारा या सर्जिकल रिविजन के द्वारा, मगर उसके बावजूद भी 100% निशान नहीं जाते हैं। ओके। यहाँ पे लेज़र्स बड़ा काम करते हैं जी, स्किन को धीरे 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 वो शेप में ले आके स्मूथ करते हैं, ताकि दूर से देखने में या पास भी आके देखने में निशान इतना नज़र ना आए, जब पेशेंट ओके। थोड़ा सा मेकअप से कवर अप कर पाए। ओके। सो दैट इज़ व्हाट वी डू विथ लेज़र। बेसिकली आप अपना 100% देते हो, पर कहीं ना कहीं वो स्कार्स फिर भी छूट जाते हैं, अगर मैं सिंपली बोलूँ यस। तो। तो सर आजकल आपने देखा होगा कुछ डाइट के कारण, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण पिगमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाती जी। है ना? चाहे मेन में तो बहुत ही ज़्यादा है मेरे ख्याल में, वो केयर भी नहीं करते हैं इन चीज़ों की। वुमेन में भी बहुत जल्दी हो जाती है। क्या उसको भी परमानेंटली ठीक किया जा सकता है? पिगमेंटेशन आजकल पोल्यूशन, यूवी रेडिएशन की वजह से ज़्यादा होने लगे, मे बी कुछ डाइट में भी कमियां हो सकती है, बट परमानेंट क्योर अगेन इसमें भी नहीं है। ओके। अगर आप अच्छे क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे बायोडर्मा या सेटाफिल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, एंड अच्छा सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, तो पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ओह। अनदर कारण जो मैं सोचता हूँ या मैं समझता हूँ कि पिगमेंटेशन क्यों बढ़ता है, इज़ बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम। ओह। लोग काफ़ी स्क्रीन के सामने खड़े। सीरियसली? हाँ जी मैम, बिकॉज वो स्क्रीन से भी रेडिएशन होती है, जिसकी वजह से बिकॉज सनलाइट नहीं है, लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है, स्क्रीन से सामने बैठे रहते, तो वो ब्लेमिशेस बढ़ती है। तो ये तो इट्स हमेशा अ वेरी सीरियस थिंग। मुझे लगता है ये तो ऑडियंस को बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि स्क्रीन टाइम से आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन तक हो सकती है। हो सकती है, ऐसे नहीं कि इट्स द फैक्ट, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन और फीलिंग है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बिकॉज आजकल जो कंपनीज बनाते हैं सन ब्लॉक बनाते हैं, वो IR कट यानी ये रेडिएशन से भी कट होने के लिए वो ध्यान रखते हैं। सर जैसे कि हमने बात की, ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा अचंभा था
कि स्क्रीन टाइम के कारण आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन हो सकती है। यानी कि आजकल लोग लैपटॉप फ़ोन और सारा दिन इन्हीं चीज़ों पे रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न है। आपने देखा होगा कि हमारी मदर्स को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आती थी, नहीं हमारे होती। फादर्स को कभी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आती थी, पर आज की जनरेशन में ये प्रॉब्लम्स नहीं, हैं। कहीं न कहीं हमें इसका भी ध्यान रखना ध्यान पड़ेगा। रखना चाहिए। बेसिकली मॉडरेशन इज़ द की। तो जो भी आप करते हैं, बिकॉज ये भी ज़रूरी है, हमें काम करना हुँ, पड़ता है। जैसे एजुकेशन भी आपको ऑनलाइन हो गया, तो यू ऑनलाइन। हैव टू स्पेंड सम स्क्रीन टाइम, या यू टेक अ गुड स्क्रीन सनस्क्रीन प्रोटेक्शन बिफोर इवन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप। ओह! सर क्या हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, है ना? और फेशियल पे भी की, क्या फेस पे भी लेज़र का कोई ट्रीटमेंट्स होता है? यस मैम, जैसे फेस हेयर हुँ, रिमूवल, आईपीएल लेज़र फॉर फोटो फेशियल या लेज़र ओके। फेशियल होता है। और पिगमेंट के लिए हम वो अगर वही क्यू स्विच लेज़र यूज़ करते हैं। बाकी स्कार के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र और एनडीएक लेज़र यूज़ करते हैं। सर ये सारी चीज़ें सेफ़ हैं? यस मैम, अगर अगेन मैं पहले जैसे बताया कि हुँ। एक्सपीरियंस्ड, सेफ, वेल क्वालिफाइड पर्सन से ये सारा प्रोसीजर सेफ माना जाता सर बहुत अच्छी जानकारी मिली आज मुझे आपसे। बहुत सबसे अच्छी चीज़ जानी कि मुझे पिगमेंटेशन का तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि पिगमेंटेशन आपकी बढ़ सकती है, आपके फ़ोन की वजह से, आपके लैपटॉप की वजह से, आपके टीवी की वजह से भी? है। नहीं, टीवी नहीं, जितना दूर स्क्रीन होता है उतना उसकी नहीं, ये वजह तो से नहीं, पास की वजह से पास की होता वजह है। से। और हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स के बारे में पता लगा, फिलर्स के बारे में पता लगा। आपके ख़्याल में बोटॉक्स और फिलर्स किस एज में कराने ज़्यादा ज़रूरी हैं? अब्रॉड में लोग 27 साल के बाद भी शुरू करते हैं, ओके। बट आप 35-40 साल के बाद कभी भी शुरू कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स आपका क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ओह! बहुत लेट हो क्या बोटॉक्स फिलर्स करते तो भी उसको इतना फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज उतने ज़रूरत नहीं होता है। आज ट्रेंड क्या है कि लोग इतना भी अच्छा दिखना नहीं, बट जैसे मेरे उम्र के हिसाब से मैं हुँ, 5 या 7 साल 10 साल यंग दिखूं तो आई एम वेरी हैप्पी। ओह! यानी ओवरडू कुछ भी नहीं करना हुँ, है, इट शुड बी वेरी सटल एंड ईस्थेटिक। ओह! एंड वन मोर थिंग, मैंने ये भी सुना है कि प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाना पड़ता है। समटाइम आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे टैटूज़ करवा लेते हैं, है ना? क्या तब भी प्लास्टिक सर्जन के पास जाना पड़ता है उसको रिमूव करवाने के लिए? ओके, टैटूज बहुत टाइप का होता है। प्रोफेशनल टैटूज में डिफरेंट कलर्स या पिगमेंट्स होते हैं। ओह! नाउ अगेन यहाँ पे लेज़र का खेल है, या लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट हुँ, रोल प्ले करता है, जो पिगमेंट्स को ब्रेक करके अपने बॉडी के अंदर ही ये डाइजेस्ट कराती है, ताकि ओह! हमें टैटू भी कम हो जाए और निशान भी ना पड़े। ओह! सो दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको टैटू बहुत हुँ, जल्द से जल्द रिमूव करना है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, विच इज़ सर्जरी। ओह! यहीं पे प्लास्टिक सर्जन आते हैं कि वो सर्जरी के द्वारा वो स्किन को छील के वहाँ पे नया स्किन डाल देते हैं, अगर ओह! ज़रूरत है तो। तो क्या वैसे नॉर्मली पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन तो, टैटूज़ करवाने चाहिए? कराने चाहिए, बट रिग्रेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि लोग जो भी टैटू कराते हैं, हुँ, मोर देन 50% पीपल रिग्रेट करते हैं। फिर उसके बाद वो जैसे किसी का नाम लिख दिया और उनके साथ नहीं हुआ, तो फिर वो उसके पीछे लगे रहते हैं कि नहीं बेसिकली कराना। ब्रेकअप हो जाता है यंग जनरेशन में, हाँ। पहले करवा लेते हैं, फिर ब्रेकअप्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको रिमूव करवाना पड़ता है। बहुत सही जानकारी सर। सर दिवाली जैसे कि इंडिया में फेस्टिवल्स होते हैं जो कि आग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि दिवाली में हम खूब सारे क्रैकर्स चलाते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि घर में कोई बच्चा या कोई बड़ा, है ना, उस आग में जल जाते हैं, या फिर कोई फायर इंसिडेंट्स भी होते हैं। तो क्या जब फायर इंसिडेंट हो जाता है, कोई जल जाता है बहुत बैडली, क्या कर सकते हैं फर्स्ट? ये अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मेनी टाइम लोगों को पता नहीं होता है इमीडिएटली आग लगने की वजह से कि क्या करना है। तो लोग जो भी मिलते हैं, इंक, पेस्ट, टूथपेस्ट या कुछ भी हाँ। डाल के, हल्दी वल्दी डाल के ले आता है हमारे पास। हम यही एडवाइस करते हैं कि जब आपको जो अंग जल जाता है, तुरंत उसको उस सोर्स से बाहर करें। जो टेम्परेचर बढ़ गया, जो जिसके कारण जलन हो रही है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाएं। बर्फ़ वगैरह ना लगाएं, एटलीस्ट कूल रनिंग वाटर से उसको वॉश करें, ओह! और कुछ ना लगाएं उसके जख्म के ऊपर। एंड उसको एक
अच्छे साफ कपड़े से लपेट के, लाइक दुपट्टा या कुछ भी हैंड करची से लपेट के आप हमारे पास इमरजेंसी में आ जाएं। क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जब पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं कि क्या डिग्री ऑफ बर्न्स फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री ऐसे होते हैं। तो हमने वो देखना होता है, असेस करना होता है, तो अकॉर्डिंगली हमने ट्रीटमेंट करना है। पहले तो मैं बोलूँगा कि प्ले सेफ, हैव अ सेफ दिवाली एंड अवॉइड क्रैकर्स एंड हैव अ ग्रीन दिवाली। पर जो लोग इंजर्ड होते हैं अनफॉर्चुनेटली, कुछ प्रिकॉशन है कि जस्ट वॉश एंड तुरंत आप इमरजेंसी में आ जाएं। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर। दिवाली पे बात याद आई, फायर सिर्फ दिवाली पे ही नहीं, मेरे अपने हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था आज से काफ़ी साल पहले। क्या था कि वो बाइक पे जा रहे थे किसी लड़के के साथ, तो बाइक गिरी, बाइक का जो सलेंसर होता है वो उनके स्टमक पे लग गया, तो वो कहीं बहुत सारे घंटे, मतलब कम से कम 5-6 घंटे वो बेहोश रहे, सलेंसर उनके ऊपर रहा, तो वो 4th डिग्री तक उनका स्टमक बर्न हो गया था। तो वो भी बर्निंग में ही आ जाता है। बिल्कुल मैम, वो सारे काफ़ी डीप बर्न्स में आते हैं। जितना डीप चले जाते, जैसे इलेक्ट्रिकल बर्न्स, ऐसे कॉन्टैक्ट बर्न्स जो आप बताया, उसमें हम पहले वो डेड पार्ट को रिमूव करते हैं। ओके। फिर बाद में अगर वो हीलिंग में टाइम लगता है तो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करके उसको जल्द से जल्द जख्म को कवर अप करते हैं। इट मीन्स प्लास्टिक सर्जरी करके उस जख्म को जल्दी से जल्दी रिकवर किया जा सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। शायद हमें उस टाइम तक ये नहीं पता था, उनको रिकवर करने में भी 4 से 5 मंथ लगे थे सर, क्योंकि वो जख्म 4th डिग्री तक बर्न था। तो इतना भर के आने में, स्किन क्लोज होने में उतना टाइम लग जाता है, एंड इतना डिले होता है उतना निशान का भी ज़्यादा चांसेस हो ज़्यादा जाता हो है। चांसेस होते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, आज आपसे बहुत अच्छी और बहुत मुझे अच्छी जानकारी मिली, मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छी जानकारी थैंक मिली। यू सो मच। सबसे बड़ी बात था कि मुझे लगा ये कंसेप्ट जो प्लास्टिक सर्जरी का है इंडियन में रहता है कि बॉलीवुड ही प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, इससे आज हट के बात की हमने, है ना। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ थैंक यू पे। सो मच। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि पॉडकास्ट विद शालू के साथ आप जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हो कि अपने जीवन का मास्टर बनो, अपने जीवन की जानकारी लेना चाहते हो, जैसे कि आज हमने AB प्रभु जी से बात की, जो कि एक डॉक्टर हैं, फोर्टिस के डॉक्टर हैं। उन्होंने हमें इतनी सही जानकारी दी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, और इसी तरह मैं नए नए एपिसोड लेके आती रहूँगी, नए नए लोगों से मिलाती रहूँगी और आपको बनाऊँगी आपके जीवन का मास्टर। पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।